नमस्कार। आज जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है। इकोनॉमी के जो बेसिक हम अभी तक सीख रहे थे उसमें लास्ट चैप्टर, और आपको दिख पा रहा होगा उपभोक्ता अधिकार, है ना? क्या? कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, क्या दिख रहा है? कंज्यूमर राइट्स दिख रहा है। तो कंज्यूमर राइट्स आखिर होता क्या है? ये जो उपभोक्ता अधिकार है ये होता क्या है? जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं या जब भी हम कोई सेवा खरीदते हैं तो हमारे कुछ अधिकार हैं जिनके लिए हमें मतलब कानूनन सुरक्षा मिली हुई होती है। जैसे गलत सामान नहीं पाने का अधिकार, गलत सेवा नहीं पाने का अधिकार, इस तरीके से कई चीजें हैं। बट आपने देखा होगा गलत दवा देने से महिला की मौत, गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें, इस तरीके की चीजें कई बार होती हैं। और इनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, जो शब्द यूज किया जाता है वो कंज्यूमर राइट्स कहलाता है। एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन है कैविएट एम्प्टर, है ना? एक टर्म है कैविएट एम्प्टर, लैटिन पद है, और उसमें कहा गया है कि क्रेता सावधान रहे। क्रेता सावधान रहे। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई वस्तु खरीदने गया हूं तो मुझे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा वस्तुतः किसके? विक्रेता के। विक्रेता के बावजूद वो बेचना चाहेगा, गलत चीजें बेचना चाहेगा, वो बहुत सारी चीजें ऐसी बेचना चाहेगा जिसे हम ना लेना चाहें, फिर भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और यदि हम खरीदते हैं तो इसमें हमारी ही गलती है, उसकी गलती नहीं है। जैसे हम मान लीजिए कि 270 लीटर का फ्रिज या सिंगल डोर फ्रिज लेने गए हैं और विक्रेता ने हमें इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि हम डबल डोर फ्रिज लेके आ गए, तो इसमें विक्रेता की गलती नहीं है, हमारी गलती है। जैसे मान लीजिए आप 1000 की साड़ी लेने गए थे और आप विक्रेता ने इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि आप 10,000 की साड़ी लेके आ गए, तो आप उसके लिए उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट यदि मैंने किसी कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया है और वहां पे उसके अनुरूप पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं क्लेम कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी कोचिंग क्लास में फीस पे करी 1,00,000 रुपए, ठीक है, और कोचिंग क्लास की अवधि जो है वो 1 साल की है। अब मैंने 2 महीने पढ़ा वहां पे और मुझे लगा कि ये तो हम ठगे गए हैं, ये बेकार की बातें हैं, जितना ये बोलते थे उतना कुछ हुआ नहीं है, तो हम अपनी फीस वापस मांग सकते हैं और फीस उन्हें वापस देनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा। कंज्यूमर राइट्स, ये क्या है? कंज्यूमर राइट्स हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं थोड़ा। जैसे प्रदूषण, पानी बिना डॉक्टरा, है ना? तो बाजार में उपभोक्ता, ठीक है, बाजार में जो उपभोक्ता हैं बाजार में जो उपभोक्ता हैं, है ना? अब यहां पे देखिए, बाजार में उपभोक्ता जो है वो क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग, सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं, है ना? तो ये चीजें हम ले सकते हैं। और शोषण कई रूपों में होता है। बाजार में शोषण कई रूपों में हो। व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं। व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले वस्तुओं के रूप में नहीं किया गया था। यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक बताते हैं, आपको कौटिल्य की एक बात याद होती होगी कि जब कौटिल्य कहता है, विष्णुगुप्त जी अचानक कहते हैं कि जब घी का व्यापारी घी जब तौलता है तो उसे घी कितना तौलना चाहिए? यदि 1 किलो है, जैसे 1000 ग्राम कोई ले रहा है तो 1020 ग्राम तौलना चाहिए, क्योंकि 20 ग्राम जो है जिस पात्र से देता है उस पात्र में 20 ग्राम रह जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से कई चीजें हमें देती है। जैसे दूध का पाउडर हमें कई तरीके की चीजें गड़बड़ करती हैं, बहुत सारी चीजें। तो उपभोक्ता आखिर अधिकार हैं क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों तक लगातार बाद कंपनी को स्वीकार करना पड़ा कि वो झूठे दावे करते आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कई बार हमें उन चीजों को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है जो चीजें बाजार में अभी तक नहीं थी। जैसे रिफाइंड ऑयल आया, उसमें घी का क्या किया गया? घी की बुराई की गई। जब उन्हें
सोयाबीन का तेल उतारना था, उन्हें सरसों तेल की बुराई करी। बट अब क्या कर रहे हैं, अब उसका प्रचार कर रहे हैं कि नहीं घी तो बहुत अच्छा है ना। इस तरीके से कई बार जब उन्हें चीनी को हटाना था तो स्टीविया का प्रचार किया, शुगर फ्री का प्रचार किया। ठीक है। और सारी बीमारियां, ये जो बीमारियां हैं वो क्या हैं, आलस्यपन की देन है, शहरीकरण की देन है, जो बीपी और शुगर की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये कंपनियां सिर्फ आपको बेचती नहीं है बल्कि बीमार भी करती हैं, और बीमार बनाने के बाद दवाएं भी बेचती हैं। तो कई बार तो हम उपभोक्ता के रूप में अधिकार ले पाते हैं, कई बार हम पिछड़ जाते हैं। तो यहां पे आप देखिए वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। आप अपने अनुभव से ऐसे उदाहरण पर विचार करें। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब सरकार यहां आती है और अपनी भूमिका सुनिश्चित करती है। जैसे क्या किया जाता था पहले कि मान लीजिए अनाज तो बहुत है, बट इस बार मुझे लगा कि जैसे मटर का उदाहरण ले लेते हैं या आलू का उदाहरण ले लेते हैं कि अगली बार फसल होने की संभावना बहुत खराब हो गई है, जो आलू है वो नहीं हुआ है। तो अब जो कोल्ड स्टोर में आलू है उसको क्या किया, बैन कर लिया, ब्लॉक कर लिया, उसे अभी नहीं बेचेंगे। अब जब बाजार में उस उत्पाद की कमी होगी तो उसका मूल्य बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे हम उच्च मूल्य पर वो वस्तुएं निकालेंगे। तो सरकार क्या करती है फिर आपने देखा होगा कई बार एसेंशियल गुड्स एक्ट ले आती है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करती है, और जो स्टॉक होते हैं उनको छापा मार के फिर निकाल लेती है कि आप इतने से ज्यादा सामान नहीं रख सकते हैं, है ना। जैसे खाद्य की कमी हुई थी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों या खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 में, है ना। तो उसमें उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन प्रदर्शनी हुई, और उसके बाद क्या हुआ था कि एसेंशियल गुड्स एक्ट आया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम आया था। आगे चलते हैं। इसी तरीके से 1985 में कब संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया, और यह ऐसा था कि उपभोक्ता इंटरनेशनल जो है 100 से भी अधिक देशों के 200 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है, ताकि किसी को भी ठगा नहीं जा सके, जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं उसके लिए सेवाएं देना हमारी मजबूरी बन जाए। ठीक है। अब यहां पे आगे देखिए, इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप यह आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए खिलाफ, और 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का अनुच्छेद था, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, है ना। तो ये बनाया गया, और इसके आधार पर आप यहां पे आगे देखेंगे, यहां पे आपको कुछ चीजें दिखेंगी। जैसे रेजी, एक कुछ केस हैं उनको देखेंगे। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का था। क्या था, स्वस्थ लड़का। केरल के एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा चिकित्सा में गलती के कारण 5 लाख रुपए की मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। ठीक है। अभी यहां पे देखिए, और राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि रेजी की दिमागी हालत फिर तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उन्हें हर्जाना मिला, है ना। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और भी मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि टॉन्सिल्स जब बच्चे होते हैं तो अधिकतर सर्जन क्या कहते हैं कि टॉन्सिल्स कटवा दो या निकलवा दो। बट आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में टॉन्सिल्स बड़ा होता ही है, और समय के साथ 15-16 साल तक जाते जाते वो टॉन्सिल अपने आप खत्म हो जाता है, उसके ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती। ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए वस्तुओं और सेवाओं के बाद, अब आपने देखा होगा कि जो भी वस्तु और सेवाएं हम खरीदते हैं उसमें स्पष्ट रूप से जानकारी होती है उसकी।
कब बना है, किस चीज से बना है ना, कैसा है, इसके उपयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीजों की तो जानकारी कम से कम होती है। जैसे पैकेट में क्या मिलाया गया है, वस्तु के क्या अवयव है, मूल्य क्या है, बैच संख्या क्या है, निर्माण की तारीख क्या है, खराब होने की अंतिम तिथि क्या है, और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होता है। जब हम कोई सेवा खरीदते हैं तो उसमें बताया जाता है, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सीसैट, है ना, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। साथ ही साथ मेंटोरशिप दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएगी, और फिर पता चला कि आपको कुछ नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर दे दिए जा रहे हैं, है ना, और कराया भी जा रहा है तो उचित शिक्षकों द्वारा नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण से आपको क्लैरिटी नहीं है। जैसे शिक्षक तो आ रहे हैं, भाषण दे के जा रहे हैं, पर आपको समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, तो उस कोचिंग से पढ़ के कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा। आप यूपीएससी निकालना तो छोड़ दीजिए, आप कोई छोटा मोटा एग्जाम भी या कुछ समझने, मतलब एक जेन्युइन नागरिक बनने लायक नहीं हो रहे हैं, है ना। वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता। जो चीजें यूपीएससी हमेशा पूछ रहा है उसके बारे में कोई सवाल है ही नहीं। तो आप ऐसे कोचिंगों से बच कर रहिए और उनके सेवाओं को डेमो लेके जरूर देख लीजिए। और अभी यहाँ पे एक केस है, जैसे यहाँ पे केस आगे है, लेकिन इसके पहले ये चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे, आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं, नियम क्यों बनाए गए, वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां देनी पड़ती है या सूचना पाने का अधिकार है। क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। बट वो जो है शुरू से ये था कि सूचना पर पाने का अधिकार होना चाहिए, है ना। जैसे 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लाकर कर दिया था। अब यहाँ पे एक और केस है, अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा कर इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने इस एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था। और उससे क्या हुआ, उसका रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ और उसे नियुक्ति पत्र भी मिल गया, है ना, क्योंकि इंटरव्यू उसने अच्छा दिया था। तो इस तरीके से कई अधिकार मिल गए कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेरा खेत है या मेरा बिजली का मीटर है, आपने बहुत ज्यादा बिल भेज दिया, तो मैं राइट टू क्या, है ना, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मैं क्या कर सकता हूं, उसकी सूचना प्राप्त कर सकता हूं कि कब हमने कितनी खपत किस जगह पे की या कितना खपत हमारा डेली कंजम्पशन क्या था, किस तरीके की मीटर रीडिंग थी। तो ये चीजें हम देखेंगे और फिर क्या कर सकते हैं, उसके विरुद्ध हम दावा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो क्या होता है, छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप गांव में जाएं तो आप कभी एक कोका कोला की बोतल या मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल कोई भी लीजिएगा, तो आपको यदि उस पर एमआरपी 20 रुपये है तो वो 25 रुपये मांगेंगे। ऐसा क्यों होता है, वो कहेंगे ठंडा करके बेचने का कारण है, बर्फ दूर से लाते हैं हम तो ठंडा करके बेच रहे हैं इसलिए 5 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे और आप दे देते हैं इस पर। बट वहां पे लिखा हुआ है ठंडा पे, मतलब इसका ठंडा करके बेचना ही है, उसको गर्म करके थोड़ी बेचेगा, चाय थोड़ी है कि गर्म बेचेगा। तो ठंडा पे बेचना है तो उसका मतलब है एमआरपी में वो शामिल है, ठंडा करने की कीमत भी शामिल है और वो ठंडा करने के एक्स्ट्रा चार्ज लेता है और इसके कारण से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने अभी कहा था उस पर एक केस है। जैसे अंसारी नगर के अभिरामी ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पूरे पाठ्यक्रम में भाग लेने के पूरे 2 वर्ष के दिन के लिए 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहां पे ठीक नहीं था, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में क्या किया, मुकदमा दायर किया। तो आयोग ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। क्या है, चुनने का अधिकार है। संस्था ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की,
तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड और उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। मतलब 28 भी दिया, 7 भी दिया और 25 और दंड लगाया, मतलब 60,000 रुपये दंड लगा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। तो जब भी आप कहीं पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आपका जो पैसा है वो बेकार जा रहा है, तो आप वहां से वापस ले सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो आपको फ्री में पढ़ाती है, आपने देखा होगा। तो कोई भी संस्था इतनी सुविचारित या इतनी अच्छी संस्था नहीं है कि वो आपको फ्री में पढ़ाती है, वो कहीं ना कहीं से तो पैसा लेती है, वो आपका पैसा है, ध्यान रखिएगा। कोई भी संस्था या कोई भी सरकारी फंड हो या किसी भी तरीके का फंड हो, वो आपके बिहाफ में पैसा देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उस संस्था को भी उपभोक्ता फोरम में ले जा सकते हैं और वहां से पूरी फीस वसूल सकते हैं। या तो आपके खाते में आएगी या तो सरकार के फंड में जाएगी, लेकिन पूरी फीस वसूल सकते हैं। ठीक है, तो इस घटना से क्या समझते हैं? किसी उपभोक्ता को जो कि सेवा प्राप्त करता है चुनने का हक है ना। किसी भी आयु लिंक का हो, चुनने का अधिकार है ना, राइट टू चूज, है ना, ये चुनने का अधिकार है। तो यहां ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया हो क्या अभी तक? आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, आओ इन पर विचार करें। जैसे प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट, है ना। अखबार के ग्राहक बने, साल के अंत में उपहार पाए, खुर्चिए और 10 लाख का इनाम जीतिए। 500 ग्राम ग्लूकोज के डब्बे में एक दूध का चॉकलेट, पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का, 2,000 रुपए तक का जूता खरीदे और 500 रुपए तक का जोड़ी। तो ये क्या है? ये सब चीजें क्या है? ये सब लालच पहुंचाने के लिए है, लालच देने के लिए है, ताकि उनकी बिक्री और बढ़ सके। क्लियर। अब यहां पे ये सवाल उठता है कि ऐसे ठगी हो जाए तब हम कहां जाएं, है ना। रेजी, मैथ्यू और अभिरामी, 3 केस पढ़ लिया आपने। ठीक है, प्रकरणों को पुनः जो पढ़ें। ये कुछ उदाहरण हैं जिनकी उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई थी। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती हैं, तो इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए? ठीक है, अब उपभोक्ता कहां जाना चाहिए? तो इसमें देखते हैं, यहीं पे उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। मतलब उसको रेमिटेंस पाने का अधिकार है ना। क्षतिपूर्ति दो, मतलब एक तरीके से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है और यह प्रणाली बनाई गई है। बताता हूं कैसे। जैसे उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, स्वयं, किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना, है ना। अब कहां पे? तो आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कैसे एक पीड़िता। अब हम स्त्री प्रकाश एक और है मामले को लेते हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव से एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसे प्राप्त नहीं हुए और यहां तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण में आयोग में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे एक उसमें है, आपको यहां पे दिखाता हूं। जैसे सबसे पहले क्या किया? अपनी बेटी के लिए मनी ऑर्डर भेजा। प्रकाश को यह पता चला कि रुपये उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या हुआ? प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में पूछताछ की। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फिर क्या किया? प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण में गया, है ना, सलाह लेने जाते हैं। प्रकाश तब एक नजदीकी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास जाते हैं, है ना, और अदालत के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं और अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। अब नोटिस भेजने के बाद
कार्यालय में मुकदमे स्वयं बहस करते हैं, आयोग कार्यालय के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं, पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष दोनों की दलील सुनती है और जज आयोग का फैसला सुनाते हैं। और इसके साथ क्या होता है कि फैसला सुनाया जाता है और फिर किसके पक्ष में, प्रकाश के पक्ष में यह फैसला आ जाता है ना। भारत में उपभोक्ता संगठनों, अब इसमें उपभोक्ता संगठन जो है वो 3 तरीके के हैं और इनको क्या कहा जाता है, अदालत, उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। यहां पे ध्यान रखिएगा ये 3 तरीके के हैं। किस तरीके के, 3 तरीके के। सबसे पहले जैसे कोपरा के अंतर्गत जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट है, एक्ट है, उसके तहत देखिए तो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के उत्पाद किए जाते हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय है। जिला स्तर का प्राधिकरण, इसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता जिला उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र भी कहते हैं। 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित सुन सकता है। जो जिला उपभोक्ता निवारण केंद्र है वो 1 करोड़ मूल्य तक। अब जैसे देखिए क्या है कि विवाद तो होंगे ही। अब विवाद को, किसी का अलग विवाद है, किसी का इमोशनल है, किसी का अलग तरीके का विवाद है, लेकिन हम उसको मापेंगे कैसे, मापने की बात आएगी तो फिर हम मूल्य में ही मापेंगे। तो जब तक 1 करोड़ मूल्य तक का होगा तो वो कहां पे, आपके जिले में ही उसका निवारण कर दिया जाएगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का होगा वो आपके राज्य की राजधानी में जो निवारण केंद्र होगा वहां पे किया जाएगा। और 10 करोड़ से ऊपर का मामला होगा तो वो राष्ट्रीय राजधानी में या अर्थात दिल्ली में उसका निपटारा किया जाएगा। तो त्रिस्तरीय है, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और देश स्तर पे। तो 3 स्तर के ये हैं। इसी प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया कि हम खुद से लड़ सकें, खुद ही अपील कर सकें, किसी भी वकील की जरूरत नहीं पड़ती यहां पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या आवश्यक है। जब हम विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं तो उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। तब हम अच्छे और बुरे फर्क करने, श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों, निम्नलिखित पृष्ठ और पहले पृष्ठों में विज्ञापन को देखें यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कई बार हमें कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग अलग स्थापित किए हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जागो ग्राहक जागो की बात करी जाती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक। तो वो क्या करते हैं कि आपको खुद से, जैसे मैंने पहले ही बताया, कैविएट एम्पटर जो लैटिन पद है वो बहुत ही अच्छे से इसको परिभाषित करता है, डिफाइन करता है कि आपको खुद अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पे इस तरीके की चीजें कई बार की जाती हैं, है ना। तो आप यहां पे देखिए सरकार जो है वो कई क्षेत्रों में ऐसी चीजें करती है। जैसे आप मान लीजिए एक सोना खरीदने जाते हैं, तो सोना खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हॉलमार्क होता है। ठीक है, क्लियर। क्वायर बोर्ड है ना, तो यहां पे इस तरीके का मार्क होता है, क्वायर मार्क, क्वालिटी एश्योरेंस होता है। फोर्टिफाइड, तो ये हम जब देखते हैं, आपने देखा होगा अभी के जो आटा आ रहे हैं उनमें वो फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन ए और डी से, है ना। तो ये फोर्टिफिकेशन मार्क होता है कि इसमें विटामिन ए और डी मिलाया गया। जैसे आपने देखा होगा पहले घेंघा रोग बहुत होता था, घेंघा रोग आपने देखा है, गले में इतना बड़ा हो जाता था, पूरा फूल जाता था। तो घेंघा रोग किसमें, आयोडीन की कमी से होता था मुख्यतः। तो आयोडीन की कमी के लिए अब घर घर में आयोडीन पहुंचाया नहीं जा सकता, तो उसको क्या किया गया, नमक को फोर्टिफाइड किया गया, मतलब मिश्रित किया गया उसको आयोडीन से, ताकि हर आदमी नमक तो खाता ही है, तो आयोडीन की उचित मात्रा आपके पास नमक के द्वारा मिल जाती है। और विटामिन ए और डी की कमी अभी देखी जा रही है, तो अधिकतर जो आटा आ रहा है उसमें विटामिन ए और डी को मिलाया जाता है, मतलब
आटे को फोर्टिफाइड किया गया है ना। तो इस तरीके से कई चीजें करी गई हैं। उसके बाद हॉलमार्क किसके लिए, सोने और चांदी के लिए। एग मार्क एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं। आईएसआई जो क्या बोलते हैं, जो भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जैसे एलईडी है या फ्रिज है या इस तरीके की जो चीजें हैं तो स्टैंडर्ड के रूप में बनाई गई इन्हें। एफएसएसआई जो खाद्य पदार्थ हैं उसके लिए। तो हम इन चिन्हों को देख के हम कह सकते हैं कि ये सही वस्तु है या सही मतलब तरीके से या सही जांच से गुजरा हुआ है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग, गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण और प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं उत्पादकों उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह या लोगो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जैसे कि एलपीजी सिलेंडर, खाद्य रंग एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल आदि इनके उत्पादन के लिए कई चीजें वो होती हैं, है ना। आगे देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसमें आईएसआई का मार्का होता है ना, इसमें आईएसआई का मार्का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई चीजें देखते हैं, है ना। हॉलमार्क सोने में देखते हैं जिससे गुणवत्ता पता चलती है। उससे ये भी पता चलता है कि कितनी गुणवत्ता का सोना है, कितना सोना है, कितना बाकी धातु है, ये भी पता चलता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहां पे अब यहां पे देखिए उपभोक्ता आंदोलन को, अब उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको, 24 दिसंबर मतलब आज से 2 दिन बाद, परसों, है ना। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। कब, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट। ठीक है, और भारत में उपभोक्ता आंदोलन के संगठित समूहों की संख्या, उनकी कार्यविधियों में देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है जिनमें से केवल 50-60 ही अपने कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। जैसे अब इन चीजों के लिए पूरा का पूरा आगे चलते हैं। उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती देने के लिए जब हम ये देख लेते हैं तो इसको क्या किया गया, संशोधन हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको 2019 में संशोधित किया गया जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। अब देखिए जो भी कानून बनता है उसमें धीरे धीरे बदलाव होते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारा समाज धीरे धीरे बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, जैसे मान लीजिए आज से पहले, मतलब आज 2025 है तो हम 20 साल पहले मान लें 2005 में स्मार्टफोन था ही नहीं, तो हम स्मार्टफोन को लेकर कैसे शिकायत कर सकते थे। नेट इतना प्रचलन में था ही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग थी ही नहीं, कुछ चीज़ें थी ही नहीं, तो हम उसके लिए कंज्यूमर फोरम में कैसे जा सकते थे। और जब ये चीज़ें आई तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई। अब उसमें यह था कि एक कंज्यूमर जो है वो उस जिले में तो है ही नहीं, वो तो केरल के त्रिशूर में बैठा हुआ है, फिर क्या करा जाए, फिर क्या दिक्कत हो। तो इस तरीके की चीजें, दिक्कतों का सामना हुआ। तो इनके लिए फिर क्या किया गया, 2019 में संशोधन किया गया। क्या किया गया, संशोधन किया गया और फिर उसको भी यहाँ पे लाया गया। अब यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवादों के निपटारे को उपभोक्ता आयोग स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे विवाद निपटा लिए जाते हैं। जैसे आपने कहा, मान लीजिए जेप्टो, ब्लिंकिट या इससे कुछ सामान मंगाया आपने। जैसे मान लीजिए मैंने मंगाया था, लड्डू मंगाया और लड्डू खराब निकले। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि वो व्यक्ति जो देने आया था, डिलीवरी बॉय, वो तो देके चला गया। अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है, तो मैं उसके कंज्यूमर जो अधिकारी हैं उनको कॉल करूं या चैट करूं। वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप उस लड्डू की फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, और लड्डू की फ़ोटो खींच के मैंने भेज दी, और जैसे ही मैंने भेजी रिफंड वापस आ गया। मतलब उस लड्डू की कीमत जो थी वो मेरे अकाउंट में वापस आ गया। तो यहाँ तो विवाद हुआ ही नहीं, है ना। विवाद तब होता जब वो पैसे वापस नहीं करते। हाँ, कुछ दिक्कतें हुई, हमको भी दिक्कतें हुई कि हम खाने को थे, अब खा ही नहीं पाए,
वो ठीक है, लेकिन पैसे वापस तुरंत कर दिए। सामान्यतः इन चीजों में आर्थिक नुकसान ही देखा जाता है, इमोशनल नुकसान का कोई मतलब नहीं है। अब आप कहोगे कि मेरा इमोशन खराब कर दिया, हम कितने इमोशन से मंगाए थे लड्डू, हम खाने को थे और वो खराब निकला, इसकी कीमत कौन देगा? भैया इसकी कीमत कैसे नापेंगे? इसकी कीमत तो अरबों में होगी। अब आपके इमोशन, अब आप इमोशन में कहीं नेहरू निकले तो सिगरेट कहीं और से मंगाई जाएगी, बहुत बड़ी बात है ना? तो इमोशन तो हम नाप नहीं सकते। तो जितना मूल्य था उतना वापस उन्होंने कर दिया। तो ये एक क्या है कि एक निपटारा है, जो विवाद निपटारा है, उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है ना? तो आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो ये आपका इतना ही तक था, और आप इसको पढ़ के समझ में आया होगा कि उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं और हम कैसे उसको एंजॉय कर सकते हैं, कैसे उसको अपने अधिकारों को जान सकते हैं, और कैसे हम कहीं नहीं ठगे जा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने या सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। तो आज इकोनॉमी की क्लास समाप्त होती है। ये जो पूरा जो एनसीईआरटी की इकोनॉमी है, आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। यदि आपने अभी शुरू किया है तो आप शुरू से एक एक करके देख लें वीडियो, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप किसी में भी कमेंट करें, ठीक है? आपको ये जवाब दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हो सकता है नए टॉपिक के साथ हम मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद।